हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे 33 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ यूनिट 2 फ्रॉम फार्मास्यूटिकल बायोकेमिस्ट्री कोर्स कोड BP203T, जो कि हमारे बैचलर इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स और डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होंगे। ये हमारे यूनिट 2 का पार्ट 3 वीडियो है, जिसमें हम लोग बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, उसकी मैकेनिज्म, इनहिबिशन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जैसे टॉपिक्स के ऊपर एमसीक्यूज को उनके सोल्यूशन और एक्सप्लेनेशन के साथ देखने की कोशिश करेंगे, ताकि इनसे रिलेटेड कोई और प्रश्न आपके सामने आए तो आप उनको भी आसान तरीके से सॉल्व कर पाएं। मैं हूं डॉक्टर भजनेश शुक्ला। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो सबसे पहला प्रश्न है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कैटेलाइजेस द डायरेक्ट ट्रांसफर एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ ऑक्सीजन इनटू अ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। जब हम किसी बायोलॉजिकल रिएक्शन की बात कर रहे होते हैं जहाँ पे ऑक्सीडेशन या रिडक्शन टाइप की चीज़ें हो रही हैं, तो वो कौन सा एंजाइम है जो कि डायरेक्ट ट्रांसफ़र करता है या इनकॉर्पोरेशन करता है ऑक्सीजन का सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के ऊपर, उसे हम कहते हैं ऑक्सीजनेज। ऑक्सीजनेज एंजाइम जो होते हैं वो ऑक्सीजन का डायरेक्ट ट्रांसफ़र या इनकॉर्पोरेशन कर देते हैं सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पर, जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है उस पर डायरेक्टली उसको जोड़ेंगे, सिंपल शब्दों में हम कहें तो। और ऐसे एंजाइम को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीजनेजेस। तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी टर्म्ड एज रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे दो क्वेश्चंस को हमने एक साथ जोड़ दिया है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का सीधा सा मतलब होता है ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है अगर किसी रिएक्शन में तो उसको हम क्या कहेंगे? रिडक्शन। ऑक्सीडेशन को हम इस तरीके से कह सकते हैं, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है, उसे भी हम ऑक्सीडेशन कह सकते हैं किसी भी बायोलॉजिकल रिएक्शन में। या फिर हाइड्रोजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है, तो या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? रिडक्शन। तो ये सभी टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शन के लिए बायोलॉजिकली हम लोग यूज करते हैं, केमिकली भी हम लोग इसको यूज करते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो आंसर होगा वो हमारा सी होगा, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब ऑक्सीजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब रिडक्शन। इस प्रश्न से 2-3 प्रश्न और बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट रिडॉक्स पोटेंशियल। देखिए रिडॉक्स पोटेंशियल क्या है पहले समझ लेते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन करने की या रिडक्शन करने की जो कैपेसिटी होती है उसको नापने का तरीका कहलाता है रिडॉक्स पोटेंशियल। और ये जो तीनों चीज़ें आपको, चार ऑप्शन जो आपको दिए हैं, NAD, FMN और FAD और O2, ये सब के सब जो है अपना अपना कार्य करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में अपना मदद करते हैं। लेकिन इन सब में से ऑक्सीजन की जो रिडॉक्स पोटेंशियल है वो सबसे ज़्यादा है। और अगर इन सब में से अगर कंपेयर किया जाए कि सबसे कम किसकी है, तो वो NAD की होती है। NAD की जो रिडॉक्स पोटेंशियल है वो सबसे कम है, जबकि ऑक्सीजन की रिडॉक्स पोटेंशियल जो है वो सबसे ज़्यादा है। इसीलिए यहाँ पे आंसर क्या होगा? डी। और रिडॉक्स पोटेंशियल क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया कि मेजरमेंट है टेंडेंसी ऑफ एन एनवायरमेंट टू ऑक्सीडाइज और रिड्यूस द सब्सटेंस। तो ऑक्सीजन की रिडॉक्स पोटेंशियल सबसे ज़्यादा। ये रिडॉक्स पोटेंशियल के ऊपर ही हमारे ETC के ऊपर बहुत सारे प्रश्न जो है वो बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिडॉक्स पोटेंशियल इज फॉल्स। कौन सी बात इसमें से गलत है? देखिए आइए ऑप्शंस लेते हैं। द रिडॉक्स पोटेंशियल ऑफ अ सिस्टम इज यूजुअली कंपेयर्ड विद द पोटेंशियल ऑफ द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। बिल्कुल सही बात है। अगर हम रिडॉक्स पोटेंशियल को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसका कंपैरिजन हम लोग हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ, उसके पोटेंशियल के साथ करते हैं और फिर उसको बताते हैं। मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आर ऑर्गेनाइज इन द टर्म ऑफ द रिडॉक्स पोटेंशियल। ये बिल्कुल सही बात है। बढ़ते से घटते हुए क्रम में, यानी जब सबसे कम जिसका रिडॉक्स पोटेंशियल है उसको आगे रखते हैं, और सबसे ज़्यादा, सबसे कम अगर देखा जाए जो हम कंपोनेंट्स लेते हैं ETS में, वो NAD है, और सबसे जो ज़्यादा रिडॉक्स पोटेंशियल वाला है वो ऑक्सीजन। तो इसी क्रम में हम उसे क्या करते हैं? ETS के अंदर रखते हैं। ये भी बात सही है। ऑक्सीजन एंड H2O रिडॉक्स पेयर हैज़ द हाईएस्ट रिडॉक्स पोटेंशियल। ये बात बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो रिडॉक्स पेयर है इसका रिडॉक्स पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है। अगर पूछे इसका रिडॉक्स पोटेंशियल कितना है, तो करीब 800 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो इस पेयर का रिडॉक्स पोटेंशियल होता है। तब जब ऊपर की तीनों बातें सही हैं तो डी ऑप्शन गलत हो सकता है, या नन ऑफ द अबव भी यहाँ पे आंसर हो सकता था, क्योंकि जो चौथा ऑप्शन है NAD प्लस रिडॉक्स पेयर हैज़ द लीस्ट रिडॉक्स पोटेंशियल, ये यहाँ पर इसलिए गलत हम कह रहे हैं। वैसे तो ये भी आधा अधूरा सही है, ETS के अंदर तो ये बात सही होगी, लेकिन ये यहाँ पे ये नहीं कह रहा प्रश्न में कि ETS के बारे में पूछा जा रहा है। इसीलिए ये रिडॉक्स पोटेंशियल सबसे कम जो होता है वो होता है ऑक्सीजन जब पायरुवेट में कन्वर्ट हो, और ऑक्सीजन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, 6 मोल कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलती है। इन दोनों का रिडॉक्स पोटेंशियल सबसे कम होता है बायोलॉजिकल रिएक्शंस के अंतर्गत, जबकि NAD और जो NADH का जो पेयर है ये तीसरे नंबर पे आता है। इसका मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है
वो करीब -300 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब में होता है। तो इसीलिए यहाँ पर इस प्रश्न के अनुसार डी विल बी द राइट आंसर। अगर नन ऑफ द अबव होता तो हम इसे नन ऑफ द अबव भी हम उसे बेस्ट आंसर मान लेते, लेकिन इस पूरे क्वेश्चन का सबसे बेस्ट आंसर क्या होगा? डी, क्योंकि ऊपर की 3 बातें बिल्कुल सही हैं, चौथी बात भी थोड़ी बहुत सही है लेकिन पूरी तरीके से सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ETC इज कॉमन पाथवे फॉर द विच टाइप ऑफ सेल्स? किस सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है? भैया सीधी सी बात है, हमारी जो भी एरोबिक सेल्स होती हैं उन्हीं के अंदर ETC हो सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन से जो रिस्पायरेशन हो रहा होगा वहीं पे ETC हमको देखने को मिलेगा, वहीं पर ऑक्सीडेशन हो सकता है। इसीलिए जो आंसर होगा यहाँ पर एरोबिक सेल से होगा। ये प्रश्न कई बार पूछा गया इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ETS इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया? अगर हम लोग देखें कि कहाँ पे हमें देखने को मिलता है तो ध्यान से देखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है उसी के अंदर हमें ये कॉम्प्लेक्स दिखाई देते हैं। ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वो 4 कॉम्प्लेक्स में बढ़ता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, और ये सब के सब जो है वो हमें इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर देखने को मिलते हैं। इन्हीं के अंदर जो है ये रिएक्शंस जो है सारी की सारी होती हैं। ये जो हम लोग कह रहे थे आपका जो रिडॉक्स पोटेंशियल है वो बढ़ते हुए क्रम में यहाँ से हमको देखने को मिलता है। ये भी ध्यान से देखिएगा, सबसे कम रिडॉक्स पोटेंशियल NADH का है तो सबसे पहले है वो, फिर FAD का है, इसके बाद फिर हमारे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का H2O का जो है वो पेयर आता है। तो ये इस प्रकार से ही आगे पहले से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे कॉम्प्लेक्स में बढ़ता है। तो यहाँ पर जो प्रश्न है उसके हिसाब से जो ये कई बार पूछा भी है ETS या ETC जो है वो कहाँ हो रहा है, तो वो कहाँ पे होगा? हमारा इलेक्ट्रॉन मेम्ब्रेन के अंदर, वो भी इनर मेम्ब्रेन के अंदर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन के अंदर ऐसा हो रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच पार्ट ऑफ द सेल ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन टेक्स प्लेस? अगर इसी को थोड़ा सा चेंज करके पूछा जाए कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहाँ पे हो रहा है, तो ये कहाँ होगा? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर ही होगा, वहीं पर इसी ETS के अंदर ही ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी हो रहा है। इसीलिए जो आंसर हमारा होगा वो होगा C, दैट इज इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये सारे प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, कई बार पूछे जा चुके हैं, देखने में भले ही आसान लग रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ATP प्लस H2O, ADP, ऑक्सीजन या फिर NADH। जो हमारा मेन मोटो है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का करने का या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को पूरा करने का, वहाँ पर 2 चीज़ें बनती हैं लास्ट में जा कर के। कॉम्प्लेक्स 4 के बाद हमें मिलता है ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट मिलता है, जिससे हमको एनर्जी मिलने वाली है, और वाटर का मॉलिक्यूल वहाँ से निकलता है। जैसा कि अभी हमने जो पिक्चर देखी थी वहाँ से भी हमें ATP और H2O निकलते हुए दिखाई दे रहा था। इस वजह से जो हमारा आंसर होगा वो होगा A, दैट इज ATP एंड H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन? एंजाइम्स, कोएंजाइम्स, इलेक्ट्रॉन कैरियर साइटोक्रोम्स या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो जब भी हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बात करते हैं या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट हमें एंजाइम्स भी दिखाई देते हैं, हमें कोएंजाइम्स भी दिखाई देते हैं, और हमें इलेक्ट्रॉन कैरियर साइटोक्रोम्स जैसे साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम A3, ये सब कुछ हमें वहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसीलिए यहाँ पर जो आंसर होगा वो ऑल ऑफ द अबव होगा, क्योंकि इन तीनों के प्रेजेंस में ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर द कंपोनेंट्स ऑफ रेस्पिरेटरी चेन अरेंज? हाउ आर द कंपोनेंट्स ऑफ रेस्पिरेटरी चेन अरेंज? जो रेस्पिरेटरी चेन है या फिर हम कह रहे हैं जो हमारी ETS है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, पहले या दूसरे क्वेश्चन में, कि ये किस प्रकार से अरेंज किए जाते हैं। ये अरेंज किए जाते हैं इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिडॉक्स पोटेंशियल। ऑप्शन है आपके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द मॉलिक्यूलर वेट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिडॉक्स पोटेंशियल, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द मॉलिक्यूलर वेट, या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिडॉक्स पोटेंशियल। तो ये सबसे पहले कौन था हमारा? NADH, फिर FAD, फिर उसके बाद वाटर या ऑक्सीजन एंड H2O का जो पेयर है। तो ये पूरा जो है इंक्रीजिंग क्रम में है, यानी कि बढ़ रहा है। सबसे पहले कम वाला, फिर उससे ज़्यादा वाला, फिर सबसे ज़्यादा वाला। तो इसीलिए जो आंसर हमारा होगा वो B होगा, दैट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिडॉक्स पोटेंशियल। इसी तरीके से हम लोग रेस्पिरेटरी चेन या ETS में कंपोनेंट्स को अरेंज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्प्लेक्स 1? अब जब कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, 4 कॉम्प्लेक्स हमने आपको बताए, इनके ऊपर कई सारे प्रश्न जो है बनते हैं कि इसमें एग्जैक्टली है क्या और क्या हो रहा है, या एंजाइम कौन सा प्रेजेंट है, इसके ऊपर बन सकता है। ऑप्शन है आपके कॉम्प्लेक्स 1 के सक्सिनेट Q रिडक्टेज, NADH Q ऑक्सीडो रिडक्टेज, Q साइटोक्रोम C
ऑक्सीडोडिडक्टेज या फिर साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज ऑक्सीजन। तो देखिए यहाँ पर जो ये क्यू लिखा हुआ है, क्यू का मतलब है यूबिक्विनोन, और ये एक तरीके से यहाँ पे सबस्ट्रेट के रूप में देखने को मिल रहा है। कॉम्प्लेक्स 1 जो होता है हमारा, वहाँ पे NADH और क्यू ऑक्सीडोडिडक्टेज जो है वो पाया जाता है, जो बी है आपका ऑप्शन, इट विल बी द राइट आंसर। और जो कॉम्प्लेक्स 1 होता है वहाँ पे NADH और क्यू जो है ऑक्सीडोडिडक्टेज, ये एंजाइम यहाँ पे कार्य कर रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन को NADH से हमारे यूबिक्विनोन के ऊपर ट्रांसफ़र करता है। इस कॉम्प्लेक्स को हम लोग NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं, इस पर भी प्रश्न बन सकता है। और ये एक लार्ज एंजाइम है जिसके अंदर FMN और एटलीस्ट कम से कम जो है यहाँ पर 6 आयरन और सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स हो सकते हैं, या 6 आयरन सल्फर कंटेनिंग सेंटर्स जो है यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर जो है आपको प्रश्न मिल सकता है, और इसलिए ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इसी तरीके से आने वाले 3-4 प्रश्न हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्प्लेक्स 2 ऑफ ETS? अगर कॉम्प्लेक्स 2 की बात करें तो वो क्या है? NADH डिहाइड्रोजिनेज, नहीं ये तो कॉम्प्लेक्स 1 था, अभी हमने देखा। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, साइटोक्रोम B/C1 या फिर ATP सिंथेटेज। तो यहाँ पर जो हमारा कॉम्प्लेक्स 2 होता है ETS या ETC में, वो होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, वहाँ पे पाया जाता है। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज जो है इसे हम लोग सक्सिनेज क्यू रिडक्टेज के नाम से भी जानते हैं। ये ट्रांसफ़र करता है इलेक्ट्रॉन को FADH2 से, जो कि रिडॉक्स पोटेंशियल में NAD के पास के बाद आता है, और इसको यूबिक्विनोन के ऊपर जो है वो ले जाता है। इट कंटेन सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, और इसके अंदर आयरन सल्फर सेंटर्स पाए जाते हैं, ठीक है। और इस कॉम्प्लेक्स में जो NADH2 होता है वो फॉर्म होता है, और ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ सक्सिनेट टू फ्यूरेट, जब सक्सिनेट से फ्यूरेट बदल रहा होता है तो उस दौरान NADH2 जो है वो बनता है। और इसे हम लोग कह सकते हैं कि ये जो प्रोसीजर है वो कहाँ पे हो रहा था? TCA साइकिल में, यानी कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल जो थी वहाँ पे हो रहा था। और जो इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं वो सेवरल आयरन और सल्फर सेंटर्स से को एंजाइम, जो हमारा को एंजाइम है यूबिक्विनोन या को एंजाइम क्यू है, उसके ऊपर ट्रांसफ़र यहाँ पर किए जाते हैं। तो इस सब चीज़ों से भी जो हमारा कॉम्प्लेक्स 2 है उससे कई सारे प्रश्न जो है वो बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज ऑल्सो नोन एज साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स? साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स जो है वो हम लोग कॉम्प्लेक्स 3 को बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम C ये दोनों जो है यूज़ हो रहे होते हैं, इसीलिए इसे हम लोग साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं, कॉम्प्लेक्स 3 को। और ये जो 3rd कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर जो एंजाइम पाया जा रहा है या जो चीज़ें हो रही हैं वो क्या है? क्यू साइटोक्रोम C ऑक्सीडोडिडक्टेज यहाँ पर यूज़ हो रहा है या यहाँ पे पाया जाता है, और ये ट्रांसफ़र करता है जो हमारा यूबिक्विनोन था उसको साइटोक्रोम के ऊपर। एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज साइटोक्रोम BC कॉम्प्लेक्स, और ये साइटोक्रोम C1 को रखता है अपने पास, साइटोक्रोम B को रखता है, और आयरन सल्फर सेंटर्स यहाँ पर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए इसे हम लोग, क्योंकि B भी पाया जाता है, साइटोक्रोम B भी पाया जा रहा है, साइटोक्रोम C1 भी पाया जा रहा है, इसीलिए इसे हम लोग साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ इसे क्यू साइटोक्रोम C ऑक्सीडोडिडक्टेज कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जान सकते हैं, इस पर भी प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉम्प्लेक्स 4 ऑफ ETS? NADH डिहाइड्रोजिनेज, ये तो 1 था। साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम BC1, ये तो हमारा 3rd वाला था। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, ये हमारा कौन सा था? 2nd कॉम्प्लेक्स था। तो अब हमारे पास सिर्फ एक ही चीज़ बच रहा है, यानी कि साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज जो होता है वो हमारा कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा? 4 कॉम्प्लेक्स। इसीलिए यहाँ पे आंसर क्या होगा? B। साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज ऑक्सीजन, ये जो है इसे इस नाम से भी जानते हैं, कॉम्प्लेक्स इसके आगे लगा लीजिएगा। पासिंग, ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को पास करता है साइटोक्रोम C से ऑक्सीजन के ऊपर, और इसीलिए जो सबसे लास्ट स्टेप में ऑक्सीजन यूज़ हो रहा है, जिसका रिडॉक्स पोटेंशियल सबसे ज़्यादा था, हमने पहले कहा। जिसके बाद ये रिड्यूस होता है ये ऑक्सीजन टू द वाटर, और वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पर निकलता है। इसे हम लोग साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज के नाम से भी जानते हैं, और ये टर्मिनल कंपोनेंट्स है, यानी कि इस पूरे प्रक्रिया में हमारा जो ETC है वो समाप्त हो जाता है। टर्मिनल होने का मतलब समाप्त हो जाता है। यहाँ पर 4 रिडॉक्स सेंटर पाए जाते हैं, इसके ऊपर भी प्रश्न पूछा जा सकता है, कितने रिडॉक्स सेंटर पाए जा रहे हैं? 4 रिडॉक्स सेंटर पाए जाते हैं। एक हमारा साइटोक्रोम A, दूसरा साइटोक्रोम A3, तीसरा हमारा कॉपर, और जिसे Cu के लिए में बोल रहे हैं, और यहाँ पर B
साइटोक्रोम बी जो है कॉपर बी सेंटर भी पाया जाता है जो कि हीम यानी कि आयरन के साथ जुड़ा होता है। तो यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें जो हैं कॉम्प्लेक्स नंबर 4 के अंदर हमें देखने को मिलती हैं और इसी में जा कर के टर्मिनेट होती है हमारी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की जो प्रक्रिया है और आपको एटीपी और वाटर ये दो चीज़ें जो है यहाँ पर प्राप्त भी होती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कोफैक्टर हैविंग एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड जिसे हम FAD के नाम से जानते हैं इज एन इलेक्ट्रॉन कैरियर। इज FADH2 इज ऑक्सीडाइज और रिड्यूस टू फॉर्म FAD। जब FADH2 में से हाइड्रोजन निकलते हैं और जो है आपका FAD बन रहा है, तो इस पूरी प्रक्रिया में FAD को बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, रिड्यूस करना होता है। FAD में जो है रिड्यूस करेंगे आप उसको, तब जा करके आपको FADH2 को रिड्यूस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, FAD प्राप्त होगा। इसीलिए इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन या फिर रिड्यूस होना। तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्लैवोप्रोटीन। इनमें से कौन सा फ्लैवोप्रोटीन नहीं है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, साइटोक्रोम सी, ज़ैंथीन ऑक्सीडेज या फिर NADH डिहाइड्रोजिनेज क्यू रिडक्टेज। तो जो हमारा साइटोक्रोम सी है वो क्या है, वो एक फ्लैवोप्रोटीन नहीं होता। फ्लैवोप्रोटीन्स क्या होते हैं पहले ये समझिए। फ्लैवोप्रोटीन जो होते हैं वो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं जहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस होता है, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस होता है। ऐसी रिएक्शंस में जो पार्टिसिपेट करें उन्हें हम लोग फ्लैवोप्रोटीन्स के नाम से जाते हैं। जबकि जो साइटोक्रोम सी होते हैं ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाले होते हैं, ये लॉस ऑफ प्रोटॉन में नहीं जाते, इलेक्ट्रॉन नहीं जाते, ये एक्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाली रिएक्शंस को करते हैं। इसीलिए ये साइटोक्रोम सी जो होगा वो एक फ्लैवोप्रोटीन के अंतर्गत नहीं आएगा। तो फ्लैवोप्रोटीन के अंतर्गत कौन आएगा, हमारे सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज आएंगे, ज़ैंथीन ऑक्सीडेज आएंगे, NADH डिहाइड्रोजिनेज क्यू रिडक्टेज जो हैं ये सब के सब कहाँ आएंगे, फ्लैवोप्रोटीन के अंतर्गत आएंगे। और ये सब करते क्या हैं, ये सब के सब जो हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वाली ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये एक काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इससे भी 2-3 प्रश्न आपके बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए ETS वगैरह जो है वो पूरे तरीके से आपने पढ़ा होगा, उसका हम पूरा एक तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक रिवीजन भी मिल जाए और आसान तरीके से अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको समझ में भी आ जाए एग्जैक्टली ETS के अंदर हो क्या रहा है और कहाँ कहाँ से प्रश्न जो है वो बन सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स प्लेस इन द सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। इसमें से कौन सी चीज़ है जो कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन यानी कि जो हमारा सबस्ट्रेट है उसके फॉस्फोराइलेशन में मदद करती है, होती है। आपके ऑप्शन हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ सबस्ट्रेट इज लिंक टू सिंथेसिस ऑफ मोर देन 1 ATP मॉलिक्यूल, high energy intermediate compound cannot be isolated, only mitochondrial reaction participate in ATP formation, substrate react to form a product containing a high energy bond। अब ये 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं और इसमें से जो सबसे बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में होने का, वो है हमारा सबस्ट्रेट जो है वो रिएक्ट करता है प्रोडक्ट के साथ, एक प्रोडक्ट को फॉर्म करने में, और इसके साथ ही साथ एक हाई एनर्जी बॉन्ड जो है जहाँ पर हो। तो इसीलिए जो डी है इट विल बी द राइट आंसर, जहाँ पर सबस्ट्रेट रिएक्ट करता है फॉर्मेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ प्रोडक्ट जहाँ पर हाई एनर्जी बॉन्ड जो है वो बनते हो। तो इसीलिए डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if the oxidative phosphorylation was uncoupled in the mitochondria then there is a oblique and dash 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 decreased concentration of ADP in the mitochondria, decreased oxidative rate, decreased production of the heat, increased इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इन द माइटोकॉन्ड्रिया। अगर ऑक्सीडेटिव जो फॉस्फोराइलेशन है वो अनकपल्ड रह जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट वो करेगा वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स के ऊपर करेगा, क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो फॉस्फोराइलेशन में जा कर के ATP वगैरह का प्रोडक्शन जो है वो करने लगती हैं। अगर ये अनकपल्ड रह जाएगा तो माइटोकॉन्ड्रिया में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स की मात्रा अपने आप क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी। इसीलिए जो हमारा आंसर होगा वो डी होगा, दैट इज इंक्रीज्ड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया। और ऐसा कुछ एंजाइम्स जो हैं उनके प्रेजेंस में ऐसा हो जाता है कि जो हमारा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है वो अनकपल्ड स्टेज में चला जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following is the prosthetic group of NADH dehydrogenase? NADH, FADH,
NADPH या फिर FMN। तो जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है NADH का उसे हम क्या कहते हैं, FMN के नाम से जानते हैं। NADH जो है वो इनिशियली बाइंड करता है कॉम्प्लेक्स 1 में और ट्रांसफ़र करता है अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लेविन मोनो न्यूक्लियोटाइड्स को, यानी कि FMN को। और ये कहाँ पे हो रहा था, कॉम्प्लेक्स 1 जो अभी हमने देखा था वहाँ पर ये हो रहा है। और इसीलिए जो FMN है वो हमारा प्रोस्थेटिक ग्रुप है FMNH2 का, जो कि एंजाइम क्रिएट कर रहा है इसके साथ जुड़ करके। तो इसीलिए यहाँ पे आंसर क्या होगा, डी, दैट इज FMN। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। कौन सा इनमें से ऐसा है जो कि केवल और केवल एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है या एक्सेप्ट करता है। बाकी कुछ ऐसे होंगे जो कि दो इलेक्ट्रॉन को ले रहे होंगे। तो हमारा जो साइटोक्रोम बी है वो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। कोएंजाइम Q, FMN और FAD ये सब के सब जो है वो कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि 2 इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट करता है, तो आप बोलेंगे कोएंजाइम Q और हमारा FMN और FAD ये सब के सब क्या करते हैं, 2-2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, जबकि साइटोक्रोम बी जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। इसीलिए यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा ए, दैट इज साइटोक्रोम बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी आयरन सल्फर सेंटर्स आर प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्स 1। अब ये अब आपको चेक करने के लिए है कि आप ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं। जब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 या 9 कर रहे थे तो वहाँ पे हमने ETS आपको दिखाया था और कॉम्प्लेक्स नंबर 1 पे जो पहला प्रश्न था हमारा, जहाँ पे हमने आपको बताया कि NADH ऑक्सीडो डिडक्टेज हम उसको बोल रहे थे, वो वाला जो क्या नाम है प्रोसीजर था, वहाँ पे हमने आपको बताया था, लास्ट में लाइन लिख रखी है कि कॉम्प्लेक्स 1 में जो आयरन और सल्फर सेंटर हैं वो कितने हैं, टोटल होते हैं वो 6। इसीलिए जो आंसर हमारा होगा वो ए। एक बार आप पीछे जा करके फिर से देख सकते हैं, वहीं पर ये बताया। तो इसलिए ये प्रश्न डाला है कि आपको जो हम लोग प्रश्न दे रहे हैं उन प्रश्नों के एक्सप्लेनेशन के साथ साथ आगे आने वाले प्रश्नों का, या आपके सामने कुछ और वैसे प्रश्न आ सकते हैं जो कि उनके ऊपर आधारित होंगे। तो वहाँ पर ही बताया कि टोटल आयरन या जो सल्फर सेंटर्स हैं वो टोटल 6 होते हैं। कहाँ पे, कॉम्प्लेक्स नंबर 1 में। इस पे कई प्रश्न पूछा जा चुका है, कई बार पूछा जा चुका है ये प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स ऑफ ग्लूकोज ऑक्सीडेशन आर नेसेसरी फॉर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के लिए कौन सी चीज़ इसमें से ज़रूरी है, पायरुवेट, NADPH, ATP, एसाइल कोएंजाइम ए, NADH एंड FADH2। तो हम लोग जब सारी जो प्रक्रिया हमने पिछले 2 पार्ट में पढ़ी थी उसमें हम लोगों ने क्लियरली देखा कि NADH और FADH2 ये दोनों चीज़ें जो है वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के लिए ज़रूरी हैं और इन्हीं की मदद से आगे चल करके जो हमारा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो रहा है जिसकी वजह से हमें ATP का प्रोडक्शन जो है वो हो रहा होता है। तो इसीलिए जो आंसर होगा वो होगा डी, दैट इज NADH एंड FADH2 आर द नेसेसरीज product for the oxidative phosphorylation of the glucose. Next question is which of the following is true for cytochrome C oxidase complex। इसमें से कौन सी बात जो है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स के लिए सही है। ऑप्शंस हैं आपके, इट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन, इट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम साइटोक्रोम C, इट पम्प्स 2 प्रोटॉन आउट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियल इंडेक्स मैट्रिक्स, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो जो हमारा साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स है वो ये तीनों के तीनों काम जो है वो करेगा। साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स कौन सा था हमारा, चौथा वाला कॉम्प्लेक्स, 4th कॉम्प्लेक्स जो होता है ETS का, उसे हम इस नाम से जानते हैं, जो हमने पहले डिस्कस किया था। यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किए जाते हैं, ये साइटोक्रोम C के द्वारा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए जाते हैं और 2 प्रोटॉन्स को पंप आउट करता है फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, जो कि आगे चल करके हमारा वाटर बनाने के काम में आ जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों काम जो है वो कॉम्प्लेक्स 4 में या साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत पाया जाता है या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइटोक्रोम्स आर प्रेजेंट इन सिस्टे ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, लाइसोसोम्स, या फिर आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो पिक्चर मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी उस पिक्चर को अगर हम ध्यान से देखें तो क्रिस्टे ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमको साइटोक्रोम्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं और कहीं पर ये हमको देखने को नहीं मिलते। इसीलिए जो आंसर होगा हमारा वो क्या होगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूबिक्विनोन, जिसे हम लोग क्यू बार बार लिख रहे हैं, ट्रांसफर इट्स इलेक्ट्रॉन टू कॉम्प्लेक्स 1, साइटोक्रोम C, मैट्रिक्स, या फिर कॉम्प्लेक्स 2। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा, जो हमारा यूबिक्विनोन है या फिर जो जिसे हम लोग क्यू नाम से भी बोल रहे थे,
ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को साइटोक्रोम सी को ट्रांसफ़र करता है, जैसा कि अभी हम लोगों ने कॉम्प्लेक्सेस के उसमें देखा भी था। और इसके फलस्वरूप जो है वो आगे चल करके ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन की जो प्रक्रिया है वो ख़त्म होती है। इसीलिए जो हमारा आंसर होगा वो सी होगा। जो यूनिबिकॉन है या क्यू जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन्स को साइटोक्रोम सी को ट्रांसफ़र करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is the correct sequence of electron acceptors in the ETS for the production of ATP। ATP के प्रोडक्शन के लिए ये जो हमारे साइटोक्रोम्स हैं इनका कौन सा सीक्वेंस जो है वो सही है। साइटोक्रोम्स को हम लोग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स के रूप में भी देखते हैं और इसमें से कौन सा सीक्वेंस सही हो रहा है। तो अगर हम इसको पूरा देखें तो ये कुछ इस प्रकार से चलता है। हमारा पहला वाला है, फिर ये हमारा दूसरा कॉम्प्लेक्स है, फिर तीसरा, फिर चौथा। इन सभी में देखिए ये जो क्यू है, जो पिछला क्वेश्चन था उसमें देखिए ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को साइटोक्रोम्स को ट्रांसफ़र कर रहा है। तो सबसे पहले हमारा कौन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, साइटोक्रोम बी तीसरे से आ रहा है, तीसरे से पहले है भी नहीं, ये तीसरे वाले कॉम्प्लेक्स से शुरू हो रहे हैं साइटोक्रोम बी, फिर साइटोक्रोम सी, बी में ही है बी और सी, इसीलिए हम लोग बी या C1 भी है, इसे साइटोक्रोम C1 भी बोल सकते हैं। तो इसीलिए इस कॉम्प्लेक्स को, तीसरे वाले कॉम्प्लेक्स को हम क्या कर रहे थे, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जान रहे थे। इसके बाद फिर ये साइटोक्रोम सी से होते हुए साइटोक्रोम ए में पहुंचेगा, फोर्थ वाले कॉम्प्लेक्स में, फिर साइटोक्रोम A3 में जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं किसको, ऑक्सीजन को। तो ये पूरी प्रक्रिया में साइटोक्रोम बी, फिर साइटोक्रोम C1, फिर साइटोक्रोम ए, फिर साइटोक्रोम A3, ये जो है सीक्वेंस में ये चलता है। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारा आंसर होगा इसमें से केवल डी वाले ऑप्शन में ऐसा सही दिखाई दे रहा है, जहाँ पर साइटोक्रोम बी पहले है, फिर साइटोक्रोम सी है, फिर साइटोक्रोम ए, फिर साइटोक्रोम A3। तो डी विल बी द राइट आंसर। इस सीक्वेंसिंग पे कई बार प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है। एक चीज़ और फिर से देख लीजिए कि ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की जो या ETS चेन में सबसे पहले NADH जो कि अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो किसको ट्रांसफ़र करवा रहा है, FMN को। ध्यान दीजिएगा, ये प्रोटोस्टिक ग्रेड वाली जो जितने भी प्रश्न अभी तक आपने देखे। फिर यहाँ पर ये जो आयरन और सल्फर कंटेनिंग ग्रुप्स हैं या सेंटर्स हैं वहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है, जिससे क्यू जो है अपना इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफ़र कर रहा है, साइटोक्रोम बी को। फिर आयरन और सल्फर सेंटर्स से होते हुए साइटोक्रोम C1 पे, फिर साइटोक्रोम C जो कि चौथे वाले कॉम्प्लेक्स में जाकर के साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3 पे होकर के फिर ऑक्सीजन तक या फिर वाटर के प्रोडक्शन में पहुंच रहा है। तो इस पूरी प्रक्रिया को ध्यान से रखिए। बस इतनी सी पिक्चर अगर आपके दिमाग में है तो इनसे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्नों का आप उत्तर कर सकते हैं या उनके आंसर आसान तरीके से दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टर्मिनल साइटोक्रोम्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स टू ऑक्सीजन। अभी मैंने आपको बताया और फिर उसी के ऊपर एक एग्जांपल ले रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर तो आंख बंद करके आप दे सकते हैं। अगर आपको पिछली वाली पिक्चर याद है तो एक बार फिर से पिक्चर देख लेते हैं। ध्यान से देखिए, सबसे लास्ट स्टेप में यहाँ पर साइटोक्रोम A3 जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र कर रहा है। सबसे आखिरी काम या सबसे टर्मिनल जो साइटोक्रोम है जो कि रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करने के लिए, वो कौन है, साइटोक्रोम A3। तो आपके ऑप्शंस हैं साइटोक्रोम A1, साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C या फिर साइटोक्रोम A3। तो डी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि अभी हम लोग यही देख रहे थे और इसी पे फिर से एक प्रश्न आपके सामने आ गया। अब कुछ प्रश्न हम लोग इनहिबिशंस पे भी देख लेते हैं कि विच इज़ द टाइप ऑफ इनहिबिटर्स ऑफ रिस्पायरेटरी चेन। जो हमारी ETS है या रिस्पायरेटरी चेन है, इसके कुछ इनहिबिटर्स भी होते हैं। तो कितने प्रकार के वो हो सकते हैं या कौन सा इसमें से टाइप है जो कि इनहिबिटर का है फॉर द रिस्पायरेटरी चेन। इनहिबिटर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इनहिबिटर्स ऑफ द F0 F1 ATPase या फिर अनकपलर्स ऑफ द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो जो हमारे इनहिबिटर्स होते हैं रिस्पायरेटरी चेन के, वो 3 प्रकार के होते हैं, 3 उनके टाइप्स हैं। पहला हमारा है जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का इनहिबिट करते हैं, दूसरा ATPase को इनहिबिट करते हैं और तीसरे होते हैं अनकपलर्स जो कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का अनकपलर करते हैं, जिसके ऊपर एक प्रश्न हमने क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो देखा भी था। इसीलिए ये तीनों टाइप्स जो है वो रिस्पायरेटरी चेन इनहिबिटर्स की हैं। इसलिए जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, डी। और इनके ऊपर प्रश्न जो है वो पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनहिबिटर्स ऑफ ETC आर वन ऑफ द विच इंटरप्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन through the respiratory chain and thus block the respiratory chain at complex 1, complex 3, complex 4 या फिर all of the above। देखिए, जो हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है उसके ऊपर जो भी इनहिबिटर्स अपना कार्य करेंगे वो एक काम क्या करते हैं, पहले इस पर भी प्रश्न बन सकता है, वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिस्पायरेटरी चेन में रोक देते हैं और ब्लॉक कर देते हैं। और ऐसा वो 3 कॉम्प्लेक्स में कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स 1 में, कॉम्प्लेक्स 3 में और कॉम्प्लेक्स 4 में।
कॉम्प्लेक्स 2 में वो ऐसा कुछ नहीं करते हैं जनरली। तो जो इनिबिटर्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4 में ही जनरली पाए जाते हैं और वहीं पे ब्लॉक करते हैं। इसीलिए जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव। और ये जो ब्लॉकेज हो रही है 3 साइड्स पे जनरली हो रही है, साइड्स भी पूछा जा सकता है, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4 जो है वो 3 साइट हैं जहाँ पर रिस्पायरेटरी चेन को इनिबिटर्स ब्लॉक करते हैं और इस ब्लॉकेज की वजह से प्रोटॉन पंपिंग जो है वो रुक जाती है, एटीपी सिंथेसिस रुक जाती है और ऑक्सीजन का अपटेक जो है वो भी रुक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनिबिटर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स 1 इंक्लूड। अब हमने कहा है ना कि कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4 में ही इनिबिटर्स हैं, तो कौन से इनिबिटर्स हैं जो कि कॉम्प्लेक्स 1 में अपना कार्य करते हैं? वो हो सकते हैं बार्बिचुरेट्स लाइक एमोबार्बिटल, पेक्रिडीन ए लाइक एंटीबायोटिक, कोई भी एंटीबायोटिक इस तरीके के एंटीबायोटिक्स, या फिर रोटेनोन एंड मेक्साथायोल जो कि इंसेक्टिसाइड्स का कार्य करते हैं। ये सब के सब जो हैं वो कॉम्प्लेक्स 1 को के इनिबिटर्स के रूप में जाने जाते हैं। इसीलिए जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये लोग जो है जो रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट हैं फ्रॉम द एज लाइक जो हमारे आयरन सल्फर सेंटर्स थे उनके ऊपर, और इस तरीके से ये ब्लॉक कर देते हैं जो हमारा कॉम्प्लेक्स 1 है वहाँ पर ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन की जो प्रक्रिया है या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने की जो प्रक्रिया है उसको रोक देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनिबिटर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स 4। कॉम्प्लेक्स 4 के इनिबिटर्स कौन से हैं? साइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और H2S, या फिर डाइमरपेक्टॉल, एंटीमाइसिन ए, या फिर बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव। तो जो हमारे साइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और H2S हैं ये जो है कॉम्प्लेक्स 4 के इनिबिटर्स होते हैं, जबकि डाइमरपेक्टॉल और एंटीमाइसिन ए जो हैं ये हमारे दोनों कॉम्प्लेक्स 3 के इनिबिटर्स हैं। तो ये भी याद रख लीजिए, इस प्रश्न से ये भी पता चल रहा है कि जो ऑप्शन बी है वो हमारे कौन से हैं, कॉम्प्लेक्स 3 वाले इनिबिटर्स हैं। कॉम्प्लेक्स 4 के इनिबिटर्स कौन है? साइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और H2S। जो हमारे जो इनिबिटर्स हैं कॉम्प्लेक्स 4 के, ये इनिबिट करते हैं और ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम A3 से, डबल ए लिखा हुआ A3 से जो है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को में बदलने में या इनिबिट करते हैं साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को भी। जबकि डाइमेरपेक्टोल या फिर जो हमारा एंटीमाइसिन ए है ये कॉम्प्लेक्स 3 के इनिबिटर्स हैं और ये प्रिवेंट करते हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम साइटोक्रोम बी से साइटोक्रोम C1 पे, जो प्रक्रिया हमने आपको दिखाई थी उसको ब्लॉक करने का कार्य ये लोग करते हैं। तो इस पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कैसे मैकेनिज्म क्या है, किस प्रकार से इनिबिट करते हैं, तो आप ये भी इन क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओलिगोमाइसिन डाइसाइक्लोहेक्साइल कार्बोडाइमाइड जो एंटीबायोटिक है कंप्लीटली ब्लॉक्स द ऑक्सीडेशन एंड फास्फोराइलेशन बाय इनिबिटिंग। ये ऑक्सीडेशन और फास्फोराइलेशन को पूरी तरीके से ब्लॉक करते हैं और ये किस तरीके से करेंगे? इनिबिटर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इनिबिटर्स ऑफ F0F1 ATPase, अनकपलर्स ऑफ द ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ये जो दो मॉलिक्यूल्स आपके सामने लिखे हुए हैं ये ATPase के इनिबिटर्स हैं या फिर इनिबिटर्स ऑफ F0F1 ATPase होते हैं और ये इस एंजाइम को रोक करके, ATPase एंजाइम को रोक करके ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन की प्रक्रिया को ब्लॉक करते हैं या उसको इनिबिट करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? हमारा बी हो जाएगा। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल्स ऑफ अनकपलर्स ऑफ ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन इंक्लूड 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल, डाइकॉमेरॉल दैट इज एंटीकोगुलेंट, सैलिसाइलेट जैसे कि एस्पिरिन मेटाबोलाइट्स, बिलीरुबिन, फ्री फैटी एसिड्स एंड थायरॉक्सिन आल्सो वर्क्स एज अनकपलर्स, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ये जो सब ऑप्शंस लिखे हुए हैं ये सब के सब जो हैं अनकपलर्स टाइप ऑफ अनकपलर्स ऑफ द ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन टाइप के इनिबिटर्स हैं ऑफ ETS। और इसमें 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल भी होता है, हमारा डाइकॉमेरॉल भी होता है, सैलिसाइलेट लाइक की एस्पिरिन मेटाबोलाइट्स हैं वो भी, बिलीरुबिन, फैटी एसिड्स और थायरॉक्सिन, ये सब के सब जो है अनकपलर्स के तरीके से यूज़ होते हैं। इनमें से कोई भी अगर आपको ऑप्शन में मिल रहा है तो आप उठा करके इनको इस थर्ड टाइप ऑफ इनिबिटर्स के अंतर्गत रख सकते हैं। तो ये थे आज के हमारे यूनिट 2 का आखिरी क्वेश्चन था। ये हम लोगों ने करीब 95 क्वेश्चंस इस यूनिट से किए हैं, शायद अभी तक का सबसे ज़्यादा। और क्योंकि ये यूनिट काफ़ी बड़ी है, इससे काफ़ी सारे प्रश्न बन सकते थे, इसीलिए हमने इसको 3 पार्ट में आपके सामने रखा है। और ये तीनों ही पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आप तीनों पार्ट को आराम से देखिए और उनके ऊपर जो प्रश्न हैं उनसे रिलेटेड और भी प्रश्न बन सकते हैं, उनको एक्सप्लेनेशन में हमने एक्सप्लेन किया है। और उससे जो प्रश्न हैं, ज़्यादातर प्रश्न आपको मिल सकते हैं, ये नहीं कहेंगे कि यही प्रश्न मिलेंगे, लेकिन आप ज़्यादातर प्रश्नों को सॉल्व करने के लायक हो जाएंगे अगर इतना आपको समझ में आ रहा है या इतना आपने
समझ लिया है तो अब इसके ऊपर और भी जो प्रश्न आपको मिल रहे हैं बुक्स में, आप उनको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर है वो ऑल ऑफ द अबव, ये छूट गया था। और ये जो फास्फोराइलेशन है ADP से ATP, उसको अनकपल्ड करके ये रोक देते हैं और इस तरीके से जो है ATPs का प्रोडक्शन जो है वो रुक जाता है। तो ये थे हमारे 33 क्वेश्चंस ऑफ यूनिट 2। और अगर आपको इससे और कोई प्रश्न है आपके दिमाग में या आपको कोई ऐसा प्रश्न मिल रहा है तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसको आंसर करने की कोशिश करेंगे। आपके कोई सजेशंस हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होती चली जा रही है क्योंकि हमको एक्सप्लेनेशन भी करना पड़ता है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व कर पाएँ। इसके लिए हम आपसे क्षमा भी चाहते हैं। आपको इसका PDF लिंक जो है जल्द से जल्द हम प्रोवाइड करा देंगे डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।